नमस्कार बच्चों, मैं पूनम सिंह। आज की हमारी दूसरी क्लास, ध्वनि की दूसरी क्लास में आप सबका स्वागत करती हूँ। हमारी पहली ही कविता ध्वनि, चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं, जिसे लिखा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि ने आशावादी स्वर इस कविता में प्रकट किया है। वह पूरे विश्वास के साथ कहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी ही तो उसके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात। अब इसमें देखो बच्चों, विशेषण कितने अधिक दिए गए हैं। हरे हरे ये पत्ते, डालियां, कलियां, कोमल गात, कोमल गात, कोमल शरीर, हरे हरे, ये विशेषण है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर अपने स्वप्नों को युवा पीढ़ी पर आरोपित प्रत्यारोपित करूँगा, एक नई खुशनुमा सुबह लेकर। पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूँगा मैं। अब यहाँ पे फिर से प्रतीकात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया है। पुष्प पुष्प अर्थात नव पीढ़ी, युवा वर्ग जो अभी आलस्य में डूबी पड़ी है, उसके जीवन से आलस्य छीन कर उसे कर्तव्य मार्ग पर अग्रसित होने के लिए कवि प्रेरित करना चाहता है। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा। अपने जीवन को वो उनके भले के योगदान में लगाना चाहता है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है वो मेरे जहाँ अनंत अभी न होगा मेरा अंत। ऐसे महान व्यक्ति जो मानवता के लिए काम करते रहे, देश के लिए, विश्व के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए काम करते रहे, वो मार्ग कवि नवयुवकों को दिखाएगा। उनको कर्तव्य पथ पर अग्रसित करने का कार्य करेंगे। कवि थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो छायावादी कवियों में से एक। इन्होंने प्रकृति पर बहुत अधिक कविताएं लिखी हैं। चलिए अब हम प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। आपके स्क्रीन के सामने देखिए क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर 2, वसंत भाग 3, प्रश्न अभ्यास आ गया है। चलिए, कविता से पहला प्रश्न। कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा? बताइए क्यों विश्वास है कवि को? क्योंकि कवि, पॉइंट्स लिख सकते हैं, कवि बहुत ही आशावादी है। वह पूरी तरह से मानता है, आस्थावान है, विश्वास उसमें भरा हुआ है, उसमें नया कुछ करवा कर लेने की ऊर्जा, शक्ति भरी हुई है, जिससे वह कहता है कि अभी उसका अंत नहीं होगा। वह मानता है कि अभी अभी ही तो उसके जीवन में वसंत का आगमन हुआ है। सो इसलिए वह कहता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न 2 देखिए। फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन सा प्रयास करता है? फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए देखिए कवि क्या कहता है कि हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, पुष्प पुष्प से तंद्रा लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत
सहर्ष सींच दूंगा मैं। सो कलियों को अनंत काल तक विकसित करने के लिए कवि कह रहा है कि अपने सपनों को वो उन पर प्रत्यारोपित करेंगे, उन्हें अपने सपनों के द्वारा अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचने का कार्य करेंगे। तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य को दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? कवि उन पर अपने सपने, अपने एक अच्छी सुबह के द्वारा जगा, एक प्रत्यूष मनोहर, एक सुंदर सुबह के द्वारा उन्हें जगाना चाहता है। उन अपने सपनों के रस से सींच करके उनके आलस्य को दूर भगाना चाहता है। पैराग्राफ नंबर 2 और पैराग्राफ नंबर 3 से इसका उत्तर ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जो कि कविता से आगे का है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। चलिए बच्चों, वसंत को ऋतुराज और ऋतुरानी किसे कहते हैं पता है आपको? नहीं, ठीक है। वर्षा को ऋतुओं की रानी कहा जाता है और वसंत को ऋतुओं का राजा। वसंत ऋतु आने पर, उसके पहले, वसंत से पहले बेटा पतझड़ होता है। पतझड़ के समय में सारे पत्ते गिर जाते हैं, पेड़ की सुंदरता कम हो जाती है, प्रकृति अपने विपन्न यानी गरीबी अवस्था में चली जाती है पतझड़ में। लेकिन जब वसंत का आगमन होता है, 14 जनवरी के बाद से लेकर के फरवरी मार्च तक, वसंत के आगमन पर नए पेड़ों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, मौसम परिवर्तन होता है, न बहुत अधिक ठंडी होती है और न बहुत अधिक गर्मी होती है। सो पूरा वातावरण जो है एक खुशनुमा हो जाता है। खेतों में सरसों के फूल लग जाते हैं, बहुत सारी फसलें आ जाती हैं, चना, मटर, गेहूँ, सरसों इत्यादि के अनाज उगाते हैं खेतों में। पेड़ पौधों अपने फल फूल इत्यादि से संपन्न हो जाते हैं, कोयल कूकने लगती है और मौसम तो खुशनुमा हो ही जाता है। इसलिए बच्चों, वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। क्वेश्चन 2 देखिए, ये क्वेश्चन 1 आपको करना ऊपर के 3 और ये कविता से आगे 1, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है, ये भी करना है। अगला हम देखते हैं, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए, किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। बच्चों, होली सबसे बड़ा त्योहार है, बैसाखी आता है, होली आता है, वसंत पंचमी आता है जिसे बंगाल में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। लोग पीले कपड़े पहनते हैं, देवी सरस्वती की पूजा अर्चना करते हैं। सो ये त्योहार वसंत ऋतु में मनाए जाते हैं। कौन कौन से? वसंत पंचमी, होली और बैसाखी। तो ये सारे त्योहार हैं जो मनाए जाते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? बच्चों, बहुत सुंदर प्रश्न है और इसका उत्तर कहीं किसी किताब में नहीं, बल्कि अपने जीवन अनुभव से आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर प्रभाव पड़ना। बच्चों, जब बहुत अधिक ठंडी पड़ती है और गर्मी धीरे धीरे आगमन करती है, तब जीवन में एक नया हर्षोल्लास आता है। मौसम परिवर्तन से
एक जो नीरसता रहती है ना। हम लोग जैसे खाने में रोज़ वैरायटी वैरायटी की चीज़ें चाहते हैं, पहनने में एक ही कपड़ा रोज़ रोज़ पहने तो भी हमारा मन, तो एक नयापन इंसान अपने जीवन में चाहता है। और ऋतु परिवर्तन, ठंडी के बाद में हल्के हल्के गुलाबी गर्मी का आगमन अच्छा लगता है लोगों को। फिर अब देखिए इस मई के मौसम में, जून का मौसम आएगा तो कितनी गर्मी बढ़ जाती है। गर्मी पसीना से थक हार के इंसान काले बादलों की ओर निहारता है कि काले बादल कब धरती पर अपना अमृत बरसाएंगे। और तब जब धरती पर पहली बूंदों की फुहार, रस भरी फुहार बरसती है, तो आपने महसूस किया होगा कितना सुंदर मौसम हो जाता है। ऐसा लगता है कि आसमान ने प्रकृति को धो कर रख दिया हो, नहला कर रख दिया हो। इतनी सुंदर प्रकृति, साफ स्वच्छ धुली हुई प्रकृति जीवन में एक नया उमंग उल्लास लेकर आती है। लोग अपने रंग बिरंगी छाते निकाल लेते हैं। छोटे बच्चे तो क्या रेन कोट, छाता इत्यादि तान कर स्कूल के लिए निकल पड़ते हैं। और बच्चों, कौन सी कविता शुरू हो जाती है, याद आया क्या? जैसे ही मौसम बदलता है, गीत संगीत जीवन में, वैसे ही कविता लेखन चालू हो जाता है, नया सृजन आता है, खेतों में नई फसलें आती। जैसे देखो अब गर्मी आई है, मैं इस समय मई में रिकॉर्ड कर रही हूँ बच्चों आप लोगों के लिए। तो जब मई आया है तो देखिए इस समय के फल अलग प्रकार के हैं, हमारा खान पान बदल जाता है, हमारा पहनावा बदल जाता है। इस समय सूती कपड़े हम पहन रहे हैं अधिक से अधिक, ढीले ढाले। कैसे जीवन में परिवर्तन आता है, इसे आप पूरा निबंध के रूप में इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, बहुत कुछ लिख सकते हो। दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। अनुमान और कल्पना, देखते हैं कोई प्रश्न करने लायक होगा तो हम करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। अनुमान और कल्पना, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बौर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, संबंध सभी बंधन छूटे हैं। बहुत सुंदर पंक्तियां हैं ये बच्चों। जब फरवरी और मार्च, स्पेशली मार्च का जब महीना शुरू होता है, आम के अंदर एक फूल लग जाता है जिसको हम बौर कहते हैं। उसकी जो खुशबू होती है वो बड़ी मादक होती है, मतलब बहुत अच्छी लगती है। और भौरे जो है वो वन वन में भटकने लगते हैं, फूलों के ऊपर रस लेने लगते हैं। होली मची ठोर ठोर, और सुंदर त्योहार आ जाता है होली का। रंग पंचमी लेकर के लोग दौड़ने लगते हैं। होली मची ठोर ठोर, ठोर ठोर यानी जगह जगह सभी बंधन छूटे हैं। होली में लोग बड़े बूढ़ों पर भी कलर रंग डाल देते हैं। शहर में तो बड़े लोग संयमित होकर होली खेलते हैं। इस चीज़ के दर्शन आपने नहीं किए होंगे। इस कविता की लाइनें बहुत सुंदर है, मैंने अर्थ भी बता दिया, लेकिन आपको ये लिखना नहीं है। स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। बच्चों देखो, ये प्रश्न जो है ना, ये हमारे क्वेश्चन, पहला जो कविता से हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन 2 का आंसर है ये क्वेश्चन। फूलों को अनंत काल तक विकसित करने के लिए कौन कौन सा प्रयास करता है, देखिए इसका। स्वप्न भरे कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर
फेरना चाहता है, कलियों को प्रभात के आने का संदेश देना चाहता है, उन्हें जगाना चाहता है, खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींच कर हरा भरा करना चाहता है। देखो बच्चों, वो जो क्वेश्चन 2 था कविता का, उसका आंसर आपको यहाँ अनुमान और कल्पना के क्वेश्चन 2 में आंसर मिल रहा है। आप इसको वहाँ पे उठा के लिख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? अब तो बच्चों ये आपको पूछ रहे हैं ना, तो आपको तो पता ही है कि आप फूलों और पौधों के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। 1-2 पॉइंट्स लिख दीजिए, ठीक है। बस सिर्फ ये क्वेश्चन को शॉर्ट कर देना, फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहते हैं। सो योर क्वेश्चन विल बिकम वेरी शॉर्ट एंड दिस फुल आंसर विल गो इन कविता से का 2 प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे पेज नंबर 3 पे देखते हैं कि क्या दिया है क्वेश्चन। आ गया आपके स्क्रीन के सामने, देखिए। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए और लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन संदर्भों में संबंध जुड़ सकता है, जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। बच्चों ये ना प्रश्न का उत्तर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कवि कलियों को जगाते हैं, वैसे ही माँ अपने बच्चों को जगाती है। अपने सपनों को माँ बाप अपने बच्चों के रूप में देखना चाहते हैं, उनको मार्ग से भटकने नहीं देना चाहते, उनका ध्यान रखते हैं, है ना। वैसे ही कवि फूलों को, देश के नवयुवकों को, युवा पीढ़ी को सुमार्ग पर रखना चाहती है। भाषा की बात देखते हैं। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। शब्द युग्म यानी एक ही शब्द का 2 बार रिपीट होना, उसे शब्द युग्म कहते हैं। और ये हरे हरे किसके लिए आया है? पत्तों के लिए। सो पत्ता विशेष्य है, हरे हरे विशेषण है। बच्चों मैंने आपके लिए विशेषण का एक वीडियो तैयार करके रखा हुआ है, जो मैं अपनी थर्सडे के दिन के लिए भेजूंगी आपको। आप ये चीज़ें भी हम उसमें देख लेंगे। बहुवचन का प्रयुक्त हुआ है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो, कर्म या क्रिया विशेषण बहुवचन में हो। लंबी चौड़ी बातें करने लगा, लंबी चौड़ी विशेषण हो गया, बातें संज्ञा। कविता में से एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में प्रयोग होता है। अब ये मैं नहीं बताना चाहती क्योंकि अलंकार हम आपको नहीं करा रहे। यहाँ पर यमक अलंकार एक ही शब्द का 2 मीनिंग होता है, जैसे काली घटा का घमंड घटा। काली घटा, घटा यानी बादल, उसका घमंड घट जाना यानी कम हो जाना, तो घटा का 2 अर्थ है। इसी तरीके से 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती हैं। इस लाइन में बेर का डबल मीनिंग दिया है। 3 बेर मतलब 3 बेर, पता है बोर, जो शिव जी को चढ़ाते हैं, जो बोर आता है ना, बेर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वो जो फ्रूट होता है ना, बेर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, बेरी इट इज कॉल्ड बेरी या। सो वो जो बेरी है 3 बेर खाती थी, मतलब पहले
शिवाजी, इस लाइन का मैं संदर्भ बता देती हूँ। शिवाजी के डर के मारे मुगलों की औरतें, मुगल औरंगजेब से ही लड़ाई की थी उन्होंने बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा वो तुर्कों से लड़ाई की थी। तो अहमदनगर के जो राजा थे उस समय उन लोगों से, बादशाह वगैरह उनसे लड़ाइयाँ की थी शिवाजी ने। तो इस लाइन का मतलब है कि शिवाजी के डर से मुगल औरतें कहाँ दिन में 3 बार खाती थी, लेकिन अब इतना उनसे डरती हैं कि सिर्फ 3 टाइम खाती हैं। सो बेर का यहाँ पे डबल मीनिंग लिया गया है। इसको यमक अलंकार कहा जाता है। ठीक है, 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती हैं। पहले 3 टाइम वो भोजन खाती थी, अब वो सिर्फ 3 बेरीज खा के जिंदा रहती हैं डर के मारे। इतना खौफ था शिवाजी का मुगलों की औरतों में। आपको पता है उन्होंने शाइस्ता खान की उंगलियां काट दी थी, है ना, पूना के महल पर छिप करके जब शिवाजी ने आक्रमण किया था। तो ये सब कहानियाँ हैं, इतिहास है। आप पढ़ो, अपना मनोरंजन करो इस समय। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है। पुनरावृत्ति का आभास होता है। देखिए, रह रह कर, लाल लाल, सुबह सुबह, रातों रात, घड़ी घड़ी, कोमल गात, मृदुल, वसंत इत्यादि, ये सब शब्द युग्म है पुनरावृत्त। ओके, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, ये मैं अलग से वीडियो बना के गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्या, सार्वनामिक, ये सब पर मैं अलग से भेजूंगी। बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर, कौन कौन से प्रश्न एक बार फिर से मैं आपको दिखा दूं। कविता से 1 2 3, कविता से आगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 आपको लिखना है। सो पहले कविता से 3 और कविता से आगे 1 और 3, टोटल 5 आपको लिखने हैं प्रश्नों के उत्तर। ठीक है बच्चों, सो बस यही काम आपको करना है। मेरी ये कक्षा आज समाप्त होती है। मैं अगले क्लास में मिलूँगी कुछ नया पाठ लेकर के। तब तक पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत नमस्कार और धन्यवाद।